मित्रों नमस्कार। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि एक गीदड़ ने फिर परमाणु बम की धमकी दी है। और वो जो गीदड़ है वो पहले भी भारत को भी पाकिस्तान के थ्रू ये परमाणु बम की धमकियां दिलवाता रहा है। और अब वो खुद पहली बार मैदान में उतरा और उसने जापान पर परमाणु हमले की धमकी दे डाली। और उस गीदड़ का नाम तो आप जानते ही हैं, वो है चीन। उसने इस प्रकार की एक हिमाकत ऐसे ऐसे की है। इसके पीछे कारण क्या हुआ? एक बार जब युद्ध चल रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध में विजयश्री चल रही थी, जापान विश्व युद्ध जीतने की स्थिति में था। तो वहां पर अमेरिका को जापान ने तहस नहस कर दिया था और अमेरिका के बहुत कम समय बचा था कि जापान उस पर विजय प्राप्त कर लेता। लेकिन चूंकि अमेरिका के पास परमाणु बम था तो उसने हिरोशिमा नागासाकी पे वो परमाणु बम फोड़ दिया। और जापान के यहाँ पर निर्णय लिया गया कि युद्ध को रोका जाए, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी जापान छोटा सा देश है, एक बम और पड़ेगा तो स्थिति खराब हो सकती है। और परमाणु बम जापान के पास उस समय में नहीं था। तो उस डर के कारण कहें तो जापान ने इस पर समझौता किया। और जापान ने फिर अपने विजय दिवस को भी मनाया। और फिर जापान में नए सिरे से स्वतंत्रता भी आई। तो इस गीदड़ चीन को ये पता है कि जापान भी परमाणु बम की धमकी से डर गया था। और आखिर में उसने सरेंडर किया और फिर उसने एक नई स्थापना की। तो वही गीदड़ ये समझ रहा था कि भारत पर परमाणु बम की धमकी लगातार पाकिस्तान से दिलवाई जाए। तो पाकिस्तान ने भारत को लगातार परमाणु बमों की धमकी दी और हमारी पूर्ववत कांग्रेस सरकारें गिदड़ों की तरह डर डर कर जीने लगी और पाकिस्तान के आगे गिड़गिड़ाने लगी। जहाँ तक कि उनके आतंकवादियों से भी उन्होंने अपने प्रधानमंत्री कार्यालय में उनको भोज देने से परहेज नहीं किया। मतलब इतनी गिरी हुई मानसिकता में थी। लेकिन अब जब एक नया शेर भारत में आया, भारत का एकदम उत्थान शुरू हुआ और मोदी जी जब आए, तो इस पाकिस्तान की गीदड़ भपकी को 2 बार उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक करके वहीं पर खुरस दिया। अब पाकिस्तान की वो गीदड़ भपकी पाकिस्तान की तरफ से तो नहीं आई, लेकिन अब पाकिस्तान ने कहा बांग्लादेश से जो युद्ध लड़ेगा उसका फिर हम बांग्लादेश का साथ देंगे। एक नई उनकी गीदड़ भपकी है। चूंकि गीदड़ों की ये फौज है, चीन हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो और बाकी के बहुत सारे जो राष्ट्र हैं जिनकी की खुद की कुछ वैल्यू नहीं है। और चीन के टुकड़ों पर जो पल रहे हैं, श्रीलंका हो, नेपाल हो, इस तरीके के जो देश हैं, वो सब इस उसमें ही लगे हुए हैं कि अब हमारा गीदड़ों का जो सरदार हो बड़ा गीदड़ होगा। तो उन्होंने चीन को इस प्रकार से अपना आका माना। और चीन इसी धुरसट में जापान को धमकी दे बैठा। अब स्थिति इसमें यह बनती है कि गृहयुद्ध क्या बोलते हैं? क्या जापान को चीन परमाणु बम की धमकी देकर डरा लेगा या चीन की स्थिति क्या होगी? तो मित्रों, यदि हम कुंडलियों का अध्ययन करते हैं तो उस अध्ययन में ये मालूम पड़ता है, जैसे मेरे पुराने वीडियो में आप देखेंगे, कि चीन खुद ही 4-5 टुकड़ों में बंटने वाला है। और दूसरी स्थिति बनती है कि जापान को जिस तरह से वो कमज़ोर समझ रहा है, जापान को कमज़ोर समझने की भूल ना कर बैठे। ऑलरेडी जापान के पास भी परमाणु बम है, ओपन नहीं है। कई और देश भी हैं जिनके पास परमाणु बम है लेकिन ओपन नहीं है। एक भूकंप तो जापान के द्वारा परमाणु बम को टेस्ट करने के कारण ही आया था। वो भी बात गोपनीय ही है, लेकिन ज्योतिष में ये सूत्र छिपे नहीं होते हैं। तो पहली बात तो इस गीदड़ को समझ लेना चाहिए कि जापान को धमकी देने का मतलब है हांगकांग को अपने क्षेत्र से अलग कराना। तो प्रथम जो टुकड़ा टूटेगा चीन का, वो हांगकांग ही होगा कि हांगकांग जापान को स्वतंत्र बहुत जल्दी करा लेगा। और दूसरा, जापान जिस दम पर उछलता है ताइवान के लिए, उस ताइवान को सपोर्ट भी जापान ही देगा। और जापान ताइवान को सपोर्ट देकर ताइवान और जब चीन का युद्ध होगा तब चीन की दुर्गति जो करेगा वो जापान इनडायरेक्टली ताइवान के रूप से कर देगा। ये भी इसमें ग्रह योग दिखाई देते हैं। और अंतोगत्वा जब युद्ध बढ़ेगा तो और भी इसके टुकड़े होंगे, उनकी चर्चा मैं आगे समय समय पर आपसे करता रहूंगा। तो अभी तो मैंने आपसे बात की कि जो इसने गीदड़ भपकी दी है जापान को, ये गीदड़ भपकी इसको खुद ही उल्टी पड़ने वाली है। जापान की यदि हम कुंडली का अध्ययन करें तो जापान के जो ग्रह योग हैं वो बड़े जबरदस्त हैं। जैसे इसका मिथुन लग्न में जन्म है और मिथुन लग्न में चंद्र, मंगल, शनि और राहु विराजमान है। बुध शुक्र हैं द्वितीय स्थान पर कर्क राशि में, सूर्य तृतीय स्थान पर हैं, गुरु हैं चतुर्थ स्थान पर और केतु हैं सप्तम स्थान पर। शुक्र की महादशा यहाँ चल रही है, यह है 2028 तक।
तो जापान की यदि हम तरक्की की बात करें तो शुक्र की पूरी महादशा में जापान की तरक्की जबरदस्त हुई है। और जापान अपने आप में एक औद्योगिक क्षेत्रों में कहें, तकनीकी के क्षेत्रों में कहें, नंबर वन अभी तक भी चल रहा है। वहाँ के प्रोडक्ट को देखें, वहाँ की दवाइयों को देखें, क्योंकि जापान में अभी सबसे अधिक उम्र जो का रेशो है वो जापान का ही। वो अपने व्यक्तियों के लिए कितना ध्यान रखता है। मुस्लिमों में जिस प्रकार से चीन ने दुर्गति मुस्लिमों की हुई है कि यहाँ उनको ठोकना पीटना, उनकी जनसंख्या नहीं बढ़ने देना, उनकी मस्जिदों को तोड़कर टॉयलेट बना देना, ये तो चीन का व्यवस्थाएं रही। लेकिन जापान ने भी अपने हिसाब से एक व्यवस्था की कि वहाँ कोई भी मुस्लिम एक बच्चे से ज़्यादा पैदा नहीं कर सकता। तो उन्होंने उसकी जनसंख्या को नियंत्रित कर लिया। इवन वहाँ जिनके धार्मिक ग्रंथ है उसको भी जापानी भाषा में ही पढ़ना पड़ता है। तो जब इन उपद्रवियों को उसने तेजी से कंट्रोल किया तो उसकी शक्ति में अपने आप इजाफा होना शुरू हुआ। और जापान तकनीक के क्षेत्र में दुनिया में नंबर वन अभी भी चल रहा है। और ये जो तकनीकी है उसकी बहुत पहले से है। तो 1947 जब उनकी स्वतंत्रता 1945 में आई, वो मानी जाती है 2 सितंबर 1945, जब विश्व युद्ध समाप्त हुआ। विश्व युद्ध की समाप्ति के हस्ताक्षर हुए, हालांकि वो 15 अगस्त माना जाता है, लेकिन सब कुछ करते हुए 2 सितंबर से उन्होंने अपने देश को अलग से मान्यता प्रदान करके और नए सिरे से उसने जागरण शुरू किया। और कृषि के क्षेत्रों में देखें और तकनीकियों के क्षेत्रों में देखें, लगातार जापान ने तरक्की की पूरी दुनिया से। और जापान से शिक्षा लेते हुए ही रूस ने भी तरक्की करना शुरू की। फिर जापान से रूस भी आ रहा था और जापान से चीन भी आ रहा था। तो इन दोनों ने फिर एटॉमिक शक्ति अमेरिका के देखा देख के अमेरिका ने जापान को परमाणु बम के माध्यम से ही डरा धमका कर शांत कराया। तो इन दोनों ने भी परमाणु बमों पर रिसर्च की और इन्होंने अपने परमाणु बम बना लिए। और जापान जब से अमेरिका के अंडर में बड़ी शांति के साथ रहा, और चूंकि वहाँ का खर्च बहुत अधिक नहीं था और औद्योगिक तरक्की वहाँ पे लगातार बनी रही, और राष्ट्र के प्रति जो समर्पण जनता का होना चाहिए वो जनता का समर्पण वहाँ आज भी देखने को मिलता है। आज जापान में जैसे हिरोशिमा नागासाकी पे बम फोड़ने के बाद अमेरिका ने अच्छे फल सेव सब्जी जो भी थे वो जापान भेजे। एक देश का ऐसा दायित्व बनता है कि कहीं भी परमाणु हमला हो जाए तो फिर उस देश को उसकी जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। जापान के भूखे मरते लोगों ने अमेरिका की किसी भी भेंट को स्वीकार नहीं किया, जबकि हमारे हिंदुस्तान के भिखमंगे 2-2 रुपए में बोर्ड चेंज कर लेते हैं। जरा सी इनको एक सरकार आती है, 2 टुकड़े डालती है और बोर्ड बदल लेती है। ये यहाँ की राष्ट्रीयता, हमारे यहाँ की। और ये जापान की राष्ट्रीयता है, भूखों मरने के बावजूद भी उसने इतने बढ़िया खाद्यान्न को बाहर फेंक दिया कि हमें नहीं चाहिए। तो ये जो राष्ट्रीयता होती है ये किसी काम की होती है और यही उसको विजयश्री दिलाती है। तो ये जो राष्ट्रीयता कूट कूट कर भरी है उसके पीछे कारण है कि मंगल, चंद्र, शनि और राहु जो लग्न स्थान पर बैठे हुए हैं ये राष्ट्रीयता के कारक हैं। बुध और शुक्र दूसरे स्थान पर ही कुटुंब के एकत्रीकरण के कारक हैं, कुटुंब में धन संपदा के कारक हैं, कुटुंब में बराबरी के पैसे के वितरण के कारक हैं। तीसरे स्थान पर स्वग्रही सूर्य विराजमान है, ये उनके पराक्रम का कारक है। सूर्य भी अपने आप में एक मजबूत ग्रह तीसरे स्थान पर विराजमान है। गुरु केंद्र स्थान पर विराजमान कई प्रकार के दोषों को मिटा देता है। और कुदरतन स्थिति ये बनी कि जापान की महादशाएं भी उसके अनुरूप चली। तो अब जो गीदड़ ने जिस तरह से भपकी दी है ये भपकी इसकी ठंडी होने वाली है। जब भी चीन जापान से लड़ने जाएगा तब जापान चीन की जो दुर्गति करेगा वो चीन ने कभी सोचा भी नहीं होगा। और चीन की यदि हम कुंडली का अध्ययन करते हैं तो चीन की कुंडली में भी कि ये गीदड़ जिस तरह से इस देश हिंदुस्तान को परेशान करता रहा और जिसने मुस्लिमों को अपने धर्म का पालन करने ही नहीं दिया, मूर्ख बनाता रहा, मदरसों में पढ़ाई कराता रहा और टुकड़े डाल डालकर उसको तलुआ चाटू गुलाम बनाता रहा। अब उसकी स्थिति क्या होने वाली है? वहाँ स्थिति ये बनती है कि चाइना का जो लग्न है उस लग्न में चंद्र विराजमान है। मकर लग्न में चंद्र है, तृतीय भाव में राहु है, सप्तम भाव में मंगल है, अष्टम भाव में शनि, सूर्य केतु बुध भाग्य स्थान पर है, शुक्र है दसम भाव में, गुरु है द्वादश स्थान पर। और अभी स्थिति वहां पर विशेष रूप से चल रही बुध की महादशा 2019 से 2036 तक चल रही है। और दिसंबर 25 के बाद सूर्य की अंतर्दशा प्रारंभ होगी बुध की महादशा में। जब सूर्य की अंतर्दशा दिसंबर 25 से प्रारंभ हो चुकी है तो ये सूर्य चलेगा अक्टूबर 26 तक और फिर इसका चंद्र चलेगा मार्च 28 तक। और सूर्य और चंद्र देव योग से दोनों ही इसके नेगेटिव ग्रह हैं और दोनों की स्थिति ठीक नहीं है। चंद्र बनता है सप्तम भाव का स्वामी जो
लग्न स्थान पर विराजमान है मकर राशि का, और सूर्य बनता है अष्टम भाव, जो उनका मार्केज बनता है उसका स्वामी होकर भाग्य स्थान पर। ये दोनों ही स्थान चंद्र के लिए बहुत बेहतर स्थान नहीं है, और ऐसी स्थिति में अब आने वाला जो समय है वो चीन के लिए बहुत अच्छा समय नहीं है। अब चीन अधिक उतावलेपन में बहुत सारे निर्णय, बहुत सारी गीदड़ भभकियां लोगों दूसरे देशों को देकर शत्रु बनाना शुरू कर देगा। और चूंकि अमेरिका को भी पूरा नष्ट होना है, तो इसलिए वो भी प्लानिंग बहुत अच्छे से नहीं कर पा रहा है। और चीन को पता है जब अमेरिका किसी भी मामले में उलझ जाएगा, जब युद्ध में उलझ जाएगा, तब फिर चीन अपना खेल करना शुरू करेगा। और वो समय दूर नहीं है, 2026 ही है जिसमें कि चीन अपने युद्ध की कहीं ना कहीं शुरुआत करेगा, और डूबने की शुरुआत उसकी वहीं से होगी। और 26, 27 और 28, और 27 के बाद चीन के टुकड़े होने शुरू हो जाएंगे। ये स्थिति इसमें दिखाई देती है। तो जापान को जिस तरह से चीन ने जो धमकी दी है, उस धमकी के समय को यदि देखा जाए तो जापान की स्थिति बहुत मजबूत होने वाली है, और चीन की बहुत तेजी के साथ दुर्गति होने वाली है। तो जिस प्रकार से चीन अभी भारत को असंतुलित किए हुए है, बांग्लादेश के आतंकियों को हथियार दे देकर, पाकिस्तान के आतंकियों को हथियार देकर, अब चीन को समझ में आया कि पाकिस्तान को भारत के खिलाफ लड़ाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि पाकिस्तान ने अभी कुछ दिन में ही उसने ऐसी दुर्गति देख ली कि यदि भारत को 3 दिन और नहीं रोका जाता तो पाकिस्तान की दुर्गति हो गई होती। तो पाकिस्तान में दम नहीं बची। अब मूर्ख देश बचा है बांग्लादेश, जहां उसने सरकार तैयार कराई, और बांग्लादेश के थ्रू भारत पर जो स्थिति बनाएगा उसके लिए वो तैयारी कर रहा है। तो अब स्थिति यहाँ ये बनती है कि चीन भारत से उलझेगा, उधर भारत के मित्र जापान से उलझेगा, और फिर उसका एक मुगालता पाले बैठा हुआ है वो ताइवान पर कब्जा करने का। तो वो मुगालता तो दूर, जो खुद के राज्य हैं उन्हीं को ही वो नहीं बचा पाएगा। ऐसे गृह योग संकेत प्रदान कर रहे हैं। तो मित्रों, आज मैंने आपसे चर्चा की कि जिस तरह से गीदड़ भभकी एक चीन ने जो जापान को दी, उसका क्या असर होने वाला है। आगे फिर नए विषय के साथ आपसे भेंट होगी। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।